इस प्रकार दंगे फसाद करना कहाँ तक जायज मानते? भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत रही है। पहले ये हिंदू मुसलमान खेलते थे, अब हरियाणा में भी इन्होंने सेमीफाइनल खेल दिया। ये राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा उम्मीद अगर करोगे, उन्होंने अपने तंदूर छिलका दिए हैं। वो वोट हथियाने के चक्कर में राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की वातानुकूलित कमरों में बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं। और इन दंगों का फल नेताओं को या राजनीतिक पार्टियों को नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि गरीब आदमी बेघर हो जाएगा और बेरोजगार हो जाएगा और उसका निवाला छीनने का काम होगा। भाई से भाई लड़ाने की राजनीति घातक राजनीति है। इस राजनीति से दूर रहे। हुड्डा राज भी तो रहा है, उससे पहले चौटाला राज भी रहा है, तब भी तो मेवात और नूह में ऐसे ही हालात थे। मैं ये पक्षपात की राजनीतिक या वोटों की तलाश में बात नहीं कर रहा। अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रहे थे। कहाँ थी सीआईडी, कहाँ थी इंटेलिजेंस ब्यूरो? क्यों कुंभकर्ण की नींद सोती रही सरकार? के मेवात, नूह, पलवल के जो तीनों कांग्रेस के विधायक, उन्होंने साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ से, सदन से। उन्होंने कहा कोई भी बजरंग दल का व्यक्ति अगर मेवात में आया तो हम उसकी प्याज सी फोड़ देंगे। उस भाषा को कितना सभ्य मानते हैं? मैं इस बात का भी पक्षधर नहीं हूं। ये भी उकसाने वाली ही बातें थी। कम से कम बीजेपी ने एक स्टेप तो लिया है, कुछ कोशिश तो की कार्रवाई करने की। इससे पहले कांग्रेस राज रहा है, तब कोई कार्रवाई नहीं। उससे पहले इनेलो का राज रहा है, जिसमें आज जिस पार्टी में आज आप जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं उस पार्टी के। पहले आग लगा दी, फिर फेंक रहे हैं पानी। ना इस तरह के दंगे हुए, ना इस तरह की कोई बात चली। और मैं जो आपराधिक गतिविधियां हो रही थी उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं। पशु चोरी का मामला आता है, मेवात से जुड़ा हुआ होता है। बाइक चोरी, गाड़ी चोरी, ट्रक चोरी, जितने भी वाहन चोरी के मामले होते हैं, मेवात से जुड़े होते हैं। पूरे भारत देश में जितनी भी साइबर ठगी की जाती है, 50% तार मेवात से जुड़े होते हैं। आज तक कहीं ना कहीं पिछली सरकारों ने कमी छोड़ी है। सरकार कदम उठाती है, उसको उठाने नहीं दिया जाता है, सभी लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं। आपकी इनेलो पार्टी भी इस मुद्दे पर खुलकर नहीं कुछ बोल रही है। आपके बड़े नेता हैं, श्रेष्ठ के नेता हैं अभय सिंह चौटाला, वो भी कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एक आधी सीट हमारी वहां से निकलनी है, तो हम क्यों बोले, हमारा वोट बैंक खिसक रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? राजनीतिक रोटियां तो सारी पार्टियां सेक रही ना। सीट जनता जनार्दन है, जिस पर मेहरबानी होगी वो जीत कर चला जाएगा। ये तुगलकी फरमान है, ये तानाशाही है, किसी का घर तोड़ना, ये कौन सा न्याय है? जो रोहिंग्या बाहर से आके बसे हुए थे, जिनका रिकॉर्ड में कोई अता पता नहीं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ कब से रह रहे हैं, क्या काम करते हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, किन जो है आपराधिक गतिविधियों में शामिल, और ज्यादातर का नाम लिया जा रहा है कि दंगे को भड़काने में भी पूरा उनका हाथ है, जिनका रिकॉर्ड में कोई अता पता नहीं है। सरकार को पता ही नहीं है कि यहाँ इस नाम का कोई व्यक्ति भी रहता है, कितने लोग रह रहे हैं बाहर से आके। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूँ प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ। लगातार जो है नूह मेवात का मामला अभी शांत नहीं हुआ, बल्कि उस मामले पर राजनीति भी गर्माती जा रही है। आज हमारे साथ खास बातचीत में है हरियाणा के सबसे तेज तर्रार और बेबाक नेता, पहले कांग्रेस में थे लेकिन आजकल जो है अभय सिंह चौटाला में अपनी आस्था दिखा रहे हैं, इनेलो पार्टी में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। लगातार इनेलो पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। आप समझ गए होंगे अगर बेबाकी का हमने नाम लिया तो कौन होगा हमारे साथ। नरेश शर्मा बादली से पूर्व विधायक रहे हैं। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पर। आपका भी तमाम के तमाम दर्शकों को हाथ जोड़कर प्रणाम और आपका यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन जी। और मैं सब भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि आज मेवात के अंदर समूची हरियाणा प्रदेश ही नहीं, भारत का नागरिक बड़े दुख के दौर से गुजर रहा है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी की नकारा सरकार की नाकामियां स्पष्ट दिखाई दे रही है। जी, अब शुरुआत आपने नूह मेवात के मामले से कर दी है, तो उसी पर बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले प्रधान जी, कैसे देखते हो इस घटना को? नहीं, देखिए, अगर आज आप भारत की बात करते हैं, संवैधानिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार अनुष्ठान करने की पूरी छूट है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपनी विचारधारा के अनुसार कार्य करने के लिए, लेकिन इस प्रकार जो बाधा डालना कार्यक्रमों के बीच में, इस प्रकार दंगे फसाद करना कहाँ तक जायज मानते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत रही है। समूचे भारत के अंदर
पहले ये हिंदू मुसलमान खेलते थे, अब हरियाणा में भी इन्होंने सेमीफाइनल खेल दिया ये। और हमारा हरियाणा प्रदेश भाईचारे का प्रतीक रही है और हमारी जो सामाजिक ताना बाना है, खापे हैं, सरदारी है, ये हमेशा न्याय की प्रतीक रही है और इन्होंने बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसले कराए हैं। तो मैं आज अपील करना चाहूँगा सभी सामाजिक प्रतिनिधियों से कि इसमें आगे आए और राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा उम्मीद अगर करोगे तो प्रदेश तबाही के कागार पर चला जाएगा। बीजेपी असफल हुई है, लेकिन और कुछ पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, मैं बात करना चाहूँगा, तो वो उन्होंने अपने तंदूर सुलगा दिए हैं। वो वोट हथियाने के चक्कर में राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की वातानुकूलित कमरों में बैठकर बयानबाजी कर रहे हैं। रूट लेवल पर अंतरात्मा की आवाज से ये कोई नेता बीच में नहीं आ रहा पक्ष विपक्ष पार्टी का कि ये जो कुछ हुआ है ये गलत हुआ है और दुर्गामी परिणाम समूचे हरियाणा प्रदेश के लिए घातक सिद्ध होंगे। आज जो प्रवासी मजदूर थे 4-5 दिन पहले आए थे, मैं टीवी के चैनलों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से भी देख रहा था। वो आए तो थे 2 वक्त की रोटी की तलाश में, अपने मुंह का निवाला ढूंढने के लिए, और यहाँ दंगे हुए तो उनको बड़ी पीड़ा हुई और वो घबरा कर अपने बच्चों को, कोई पैदल जा रहा था, कोई भूख से बिलबिला रहा था और वो वापस जाने के लिए मजबूर हुए। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा, आने वाले इन्वेस्टर हैं जो यहाँ अपने कारखाने लगाना चाहते थे, यहाँ जो उद्योग स्थापित करना चाहते थे, औद्योगिक इकाइयाँ लगाना चाहते थे, तो वो घबरा जाएंगे और उल्टे कदम खा जाएंगे। और जब इन्वेस्टमेंट बंद हो जाएगी और कारखानों में भी अगर लेबर नहीं होगी तो बंद होंगे, तो अर्थव्यवस्था भी टूटेगी और इन दंगों का फल नेताओं को या राजनीतिक पार्टियों को नहीं भुगतना पड़ेगा, बल्कि गरीब आदमी बेघर हो जाएगा और बेरोजगार हो जाएगा और उसका निवाला छीनने का काम होगा। दुर्गामी परिणाम बहुत घातक होते हैं दंगों को। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए भाईचारे के लिए हर राजनीतिक पार्टी को, हर सामाजिक कार्यकर्ता को, हर नागरिक को सकारात्मक प्रयास करने चाहिए कि हमारा हर वर्ग का, छत्तीस बिरादरी का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में हम भाई भाई। हमारे भी राजनेताओं को कम से कम ये सोचना चाहिए कि भाई से भाई लड़ाने की राजनीति घातक राजनीति है, इस राजनीति से दूर रहे और राजनीति से ऊपर उठकर भाईचारा कायम करने के लिए राजनीतिक पार्टियों को आगे आना चाहिए। जी, तो प्रधान जी, जहां तक आपने बातचीत की कि सभी पार्टियां राजनीतिक रोटियां सेक रही है, आपने सीधा सीधा कहा कहीं ना कहीं बीजेपी का पूरा प्री प्लान जो है ये सारा सिस्टम चल रहा है। आप पहले खापों ने कहा, सामाजिक संगठनों ने, किसान संगठनों ने कहा कि पूरा जो षड्यंत्र बीजेपी का है, आप भी वही बात बोल रहे हैं कि पूरा जो है मामला ही बीजेपी द्वारा चलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, आपने पूरा जो है इसका जिम्मेदारी पूरी बीजेपी के सिर पे ठीकरा फोड़ दिया, लेकिन क्या ये हालात अभी अब बने हैं? इससे पहले हुड्डा राज भी तो रहा है, उससे पहले चौटाला राज भी रहा है, तब भी तो मेवात और नूह में ऐसे ही हालात थे। शुरुआत अभी थोड़ी हुई। देखिए, इस तरह के दंगे देश की स्वतंत्रता, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन से आज तक मेवात में तो जब स्वतंत्रता की, जब युद्ध विराम हो गया था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन हुआ था स्वतंत्रता के बाद, इतने घातक दंगे जब भी नहीं हुए थे। और हमेशा कुछ क्रिमिनल आदमी है वहाँ जिन्होंने मेवात को बदनाम कर रखे है। फिर पूरा आवे का आवे तो खराब नहीं हो सकता। हर वर्ग के अंदर, हर जाति के अंदर, हर क्षेत्र के अंदर अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कुछ अपराधी वृत्ति के जहाँ ज़्यादा लोग हो जाते हैं वो उस क्षेत्र को कलंकित कर देते हैं। तो मैं ये पक्षपात की या राजनीतिक या वोटों की तलाश में बात नहीं कर रहा, मैं देश हित के, प्रदेश के हित में, भाईचारे के हित में बात करना चाहता हूँ। और कभी भी चाहे सत्ता इनेलो की हुई या कांग्रेस की हुई, इतने गंभीर हालात कभी नहीं हुए जितने आज हैं। आज भी ये नहीं है कि शांति हो गई है, सुलग रहा है। आप देखिए बीजेपी के अपनी छवि
जो धूमिल होगी। आज वो कौन बजरंगी है, बिट्टू निट्टू क्या है वो, बिट्टू बजरंगी अनाप शनाप अनर्गल बातें कर रहे थे। कहाँ थी सीआईडी, कहाँ थी इंटेलिजेंस ब्यूरो, क्यों कुंभकर्ण की नींद सोती रही सरकार, क्यों नहीं ऊपर समय रहते कार्रवाई की गई। एक वो कोई मोनू मानेसर है, वो भी अनाप शनाप बातें रहा, वो संदेह के दायरे में आया कि भाई ये मर्डर में है। तो किसी जाति विशेष वर्ग की हम बात नहीं करते। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई क्षेत्र नहीं होता, उसको तो अपराध सर्वोपरि होता है। और इसमें चाहे वो मेवात की तरफ से क्राइम में लिप्त रहे हो और अपराधियों, और जिन्होंने अपराध किया हो और जिन्होंने अच्छे लोगों पर गोली चलाई हो, वो सजा के पात्र हैं। अगर हरियाणा प्रदेश का भला चाहते हैं तो दोषियों को बख्शा नहीं जाए और निर्दोष लोगों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाए, किसी भी सूरत में नहीं किया जाए। आज एक प्रधान जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। आपने जहां तक मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी की बात की कि वो अनर्गल बातें बोल रहे हैं, उन्होंने भड़काने का काम किया पूरे जो मामले को, लेकिन उससे पहले एक मामला उठा था जुनैद और नासिर हत्याकांड का। उस समय जब आपके मेवात, नू, पलवल के जो तीनों कांग्रेस के विधायक, उन्होंने साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चंडीगढ़ से, सदन से, उन्होंने कहा कोई भी बजरंग दल का व्यक्ति अगर मेवात में आया तो हम उसकी प्याज सी फोड़ देंगे। उस भाषा को कितना सभ्य मानते हैं, वो तो किसी एक पद पर भी तो विराजमान है ना। नहीं, देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, पत्रकार महोदय, बल्कि ऑन रिकॉर्ड मामन खान एमएलए है, जेई रहा, वो पहली बार उसको टिकट मिला, कांग्रेस पार्टी का एमएलए बना है। उसने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में अपने वक्तव्य में कहा ये अगर वो वहाँ आए तो उसकी प्याज सी फोड़ दे थे। तो मैं इस बात का भी पक्षधर नहीं हूँ, ये भी उकसाने वाली ही बातें थी। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, अगर समय रहते रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष भाव से कार्रवाई करती, सावधानी बरती, कुंभकर्ण की नींद ना सोती और उन पर समय रहते कार्रवाई होती और निष्पक्ष जांच होती, वो संदेह के दायरे में थे क्या, अपराध में लिप्त तो मैं नहीं कह सकता, ये तो जांच एजेंसियां बताएंगी। लेकिन निष्पक्ष भाव से उनकी जांच भी नहीं हुई और वो केस वो राजस्थान से पड़वाया था उनका, और वहाँ शायद पुलिस ने चाहा भी होगा। लेकिन यहाँ से जब पुलिस आई तो यहाँ की पुलिस ने राजस्थान पुलिस पर मुकदमा दे दिया था। तो उनको सरकार का सर्कमस्टांसेस ये बताते हैं कि संरक्षण प्राप्त था। आपने जहां तक कहा कि बीजेपी ने कोई प्रयास नहीं किया, पहले ही अगर ये प्रयास किए जाते, कोई कार्रवाई की जाती, कड़ा कदम उठाया जाता, तो ये जो कांड होना नहीं था जो नू मेवात में आज आग भड़की हुई है, जो नू मेवात सुलग रहा है। लेकिन जनता भी तो कहती है ना, एक तरफ अभी हाल ही में हम जगह जगह जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं, विचार जान रहे हैं, सभी का कहना है कम से कम बीजेपी ने एक स्टेप तो लिया है, कुछ कोशिश तो की कार्रवाई करने की। इससे पहले कांग्रेस राज रहा है तब कोई कार्रवाई नहीं, उससे पहले इनेलो का राज रहा है, जिसमें आज जिस पार्टी में आज आप जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं उस पार्टी के, पूरे प्रदेश के, पूरे भारत के मुख्य वक्ताओं में आप आते हैं। तो आपकी पार्टी ने उस समय कोई एक्शन लिया? कम से कम बीजेपी ने प्रयास तो किया है, लोग तो ये कहते हैं। पहले आग लगा दी, फिर फेंक रहे हैं पानी। इस तरह की ना कोई घटना हुई और ना कभी इस तरह की किसी राजनीतिक पार्टी ने रणनीति बढ़ाई कि हम अपने गुर्गे पालेंगे और वो किसी धर्म जाति विशेष के खिलाफ इस तरह की अलूल जलूल बातें करेंगे, कत्लेआम करेंगे और फिर वह दंगे होंगे और फिर एक पक्ष के हम खिलाफ चलेंगे और एक पक्ष को अपने पक्ष में कर लेंगे और फिर हम सत्ता हासिल कर लेंगे। ये बहुत गंभीर विषय है पत्रकार महोदय। कभी भी इस तरह के दंगे, चाहे वो किसी की भी सरकार ही हो, आज से पहले कभी इस तरह की ना स्थिति आई, ना इस तरह के दंगे हुए, ना इस तरह की कोई बात चली। और मैं जो आपराधिक गतिविधियां हो रही थी उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं। पहले ही कह चुका हूं कि कम से कम अपराध बोध से अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। वहाँ अत्यधिक क्राइम है मेवात के अंदर, उन बच्चों को भी मुख्य धारा में लेकर आना चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। मैं किसी का फेवरेबल बात नहीं करना चाहता और मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि वहाँ से भी शुरुआत हुई है और वहाँ भी क्रिमिनल आदमी है और उन्होंने अच्छे लोगों पर जो दर्शक थे, कुछ आदमी होते हैं षड्यंत्रकारी, लेकिन
जो पूजा अर्चना करने के लिए भगत गण गए थे, माताएं बहनें गई थी, नहीं थे लोगों पर मैंने बाइट भी देखी है, मैंने समाचार भी सुने हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ा। अखबार भी पढ़े हैं। तो जिन लोगों ने वहां अपराध बोध किया है, अपराध में हिस्सा लिया है, नहीं अच्छे लोगों पर हमला किया है, उनको किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाए। तो अब बातचीत हो ही रही है तो आपसे अगला सवाल भी कर लेते हैं। जिस प्रकार जब आपराधिक गतिविधियों की बात आती है, पूरे हरियाणा ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की लगा लीजिए, पशु चोरी का मामला आता है, मेवात से जुड़ा हुआ होता है। बाइक चोरी, गाड़ी चोरी, ट्रक चोरी, जितने भी वाहन चोरी के मामले होते हैं मेवात से जुड़े होते हैं। हरियाणा के अंदर जितनी भी सर्दियों के समय में चोरियां होती हैं या फिर किसी भी समय चोरी होती है, मेवात से जुड़ी होती है। उसके बाद पूरे भारत देश में जितनी भी साइबर ठगी की जाती है 50% तार मेवात से जुड़े होते हैं। तो इस स्थिति में आपराधिक गतिविधियां वहां चल रही हैं। कोई आज तो उस चीज़ की शुरुआत हुई नहीं, बहुत लंबे समय से जो ये चीज़ें जो चलती आ रही हैं। जब एक पौधा लगता है तो वट वृक्ष बनने में तो समय लगता है ना उसको। आज तक कहीं ना कहीं पिछली सरकारों ने कमी छोड़ी है। जो शिक्षा का स्तर है ना मेवात के अंदर, वो सामान्य स्थिति जो हरियाणा प्रदेश का शिक्षा स्तर है उससे पिछड़ा हुआ है जी। और भी कई मामलों में पिछड़ा हुआ है। और अपराध, मैंने बताया अपराध बोध, अपराध से जुड़े हुए क्राइम ज़्यादा है वहाँ। और मैंने ये भी अपील की है कि भाईचारे का गठन हो और अपने बच्चों को कम से कम अपराध से मुक्त करें, अच्छी शिक्षा दें, अच्छे स्कूलों में डालें या सरकारी स्कूलों में डालें। और शिक्षा का स्तर जब तक सामान्य रूप से वहाँ सुचारू रूप से शिक्षा का स्तर नहीं उठेगा तब तक वहाँ क्राइम बढ़ावा लेता रहेगा। जहाँ जहाँ कम शिक्षा है और जहाँ जहाँ पिछड़े एरिया है, हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में आप जाकर देख लो, वहाँ अपराध ज़्यादा है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता और ना मैं किसी मेवाती का पक्ष धरूं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह की अप्रिय घटना, दुखदाई घटना इस तरह की दोबारा ना घटे। और प्रदेश की जनता को और सामाजिक संगठनों को और एक नेता को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए और सोचना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का ये पैटर्न है कि फूट डालो और राज करो, इस बात से अवगत होते हुए, सावधानी बरतते हुए भाईचारे का गठन करना चाहिए और वहाँ जाना चाहिए। राजनीतिक रोटियां ना सेक कर राजनीति से ऊपर उठकर भाईचारे का गठन करना चाहिए। ये सांप्रदायिक दंगे हैं, ये धर्म जातीय दंगे हैं, मैं इन पर बात करना चाहता हूँ। मैं ये कभी नहीं कह रहा कि मेवात के अंदर अपराध नहीं है या मेवात के अंदर क्रिमिनल नहीं है। सबसे हरियाणा प्रदेश के अगर किसी कोने की बात करें तो सबसे ज़्यादा अपराध मेवात के ही अंदर है और उनको शिक्षित करना चाहिए और आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, रोकना चाहिए और उनका विरोध करना चाहिए। सारी बात ठीक है, लेकिन जहां तक आपने साइबर ठगी के अपना जिक्र चल रहा है जी, तो सबसे पहले दंगाइयों ने जो साइबर थाना वहां बनाया गया था क्राइम रोकने के लिए, उसको टारगेट किया। जानकारी मिलती है, कहा भी जाता है, सरकार के लोग भी कहते हैं, जनता भी कहती है, वहां पर पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद था उस थाने के अंदर सभी का। और उसमें आम लोग ही नहीं, क्राइम करने वाले छोटे मोटे अपराधी नहीं, बल्कि आपकी जो पुराने नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के नाम शामिल थे, वो भी उसमें फंसने वाले थे। इसलिए जो पूरे दंगे को भड़काया गया है ताकि उस रिकॉर्ड को ही खत्म किया जा सके और उनकी जान छूट सके उस चीज से। नहीं, देखिए, अपराधी तो जब अपराध करने पर उतारू हो जाता है तो वो अपने बचने का रास्ता भी देखता है और सबूत मिटाने का सबसे पहले वो प्रयास करता है अपराध करने के बाद में। तो ये सब जो हुआ है ये बिल्कुल ही किसी भी सूरत में असहनीय है और उनको किसी भी सूरत में जो अपराध किया है, चाहे वो किसी जाति वर्ग का हो, धर्म का हो, क्षेत्र का हो, उनको हर हाल में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी, तो अब राजनीतिक रोटियों की जहाँ तक आपने बात की, तो कहीं ना कहीं कोई भी पार्टी इस चीज़ में पीछे नहीं है। आपका क्या लगता है? क्योंकि जहाँ तक कांग्रेस की बात करें, उनका कहना है हम तो इनके साथ हैं। बीजेपी सरकार द्वारा जो कार्रवाई अब चल रही है ये पूरी तरह गलत है। कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी इस पर सटे लगा दी। सरकार कदम उठाती है, उसको उठाने नहीं दिया जाता है, सभी लोग उसका विरोध करने लग जाते हैं। आपकी इनेलो पार्टी भी इस मुद्दे पर खुलकर नहीं कुछ बोल रही है। आपके बड़े नेता हैं, श्रेष्ठ के नेता हैं अभय सिंह चौटाला, वो भी कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है एक आधी सीट हमारी वहां से निकलनी है।
तो हम क्यों बोले हमारा वोट बैंक खिसक रहा है? आप क्या कहेंगे इस बारे में? राजनीतिक रोटियां तो सारी पार्टियां सेक रही ना वहाँ पे। किसी भी सूरत में हमने कोई राजनीति की बात नहीं की और न राजनीतिक रोटियां सेकने की बात की। हमारी पार्टी का स्पष्ट एजेंडा होता है। मैंने बोला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। एनएलओ पार्टी की हमेशा ये परिपाटी रही है। हम प्रदेश के 36 बिरादरी के हर धर्म जाति वर्ग के लोगों का सम्मान करने में विश्वास रखते हैं और हमारी पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाए और सीट वीट की कोई बात नहीं है। सीट जनता जनार्दन है, जिस पर मेहरबानी होगी वो जीत कर चला जाएगा, ना या विधानसभा में सरकार बनाने की बात है। ये तो हरियाणा प्रदेश की सुरक्षा की बात है, आम नागरिक की सुरक्षा की बात से जुड़ा हुआ प्रश्न है और ये एक गंभीर चिंता का विषय भी है। और मैं इससे दुर्भाग्यपूर्ण घटना शायद मेवात में कभी नहीं हुई, जातीय दंगे इतने लेवल पर नहीं हुए। तो हमारे साथ नरेश शर्मा बादली से बने हुए पूर्व विधायक और बेबाक तरीके से अपनी हर मुद्दे पर बातचीत करते हैं, बेबाक तरीके से अपनी राय रखते हैं, बेबाक तरीके से अपनी टिप्पणी देते हैं। लगातार बातचीत कर रहे हैं, कुछ और सवाल कर लेते हैं। जो बीजेपी द्वारा अभी कार्रवाई चल रही थी बुलडोजर की, जिस पर अभी तो स्टे लगा दिया कोर्ट ने कि बुलडोजर की कार्रवाई अब बंद कर दी जाए, वो किस प्रकार देखते हो, कितनी सही मानते हो उसको? देखिए, हमारे किसी साथी ने क्राइम किया है, हीनियस क्राइम किया है, उसके 4-4, 2-2 साल के बच्चे हैं, उसकी बहनें हैं, उसके बूढ़े माता पिता हैं। उस आदमी ने एक न अपराध किया है। ये तुगलकी फरमान है, ये तानाशाही है, किसी का घर तोड़ना, ये कौन सा न्याय है? उस अपराधी को कड़ी सी कड़े सजा दो, अपराध के मुताबिक। उसको फांसी का हकदार हो तो फांसी तोड़ो, जेल का हकदार है तो जेल में डालो, कोड़ों का हकदार है तो कोड़े मारो। लेकिन इस बात के पक्ष में किसी भी सूरत में नहीं है हम। अगर किसी 2 आदमियों ने अपराध किया है और उसके परिवार के 15 सदस्य हैं तो उन 13 आदमियों को क्या कसूर है? उनके मुंह का निवाला छीना जा रहा है, उनके सर से छत छीनी जा रही है। तो ये तुगलकी फरमान, ये कानून कहीं इनको मान्यता नहीं देता। अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष लोगों को किसी भी सूरत में अनावश्यक परेशान ना किया जाए। तो उनका क्या होगा प्रधान जी? आपने कह तो दिया कि नहीं होना चाहिए ऐसा, लेकिन जो रोहिंग्या बाहर से आके बसे हुए थे, जिनका रिकॉर्ड में कोई अता पता नहीं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ कब से रह रहे हैं, क्या काम करते हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, किन जो है आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, और ज़्यादातर का नाम लिया जा रहा है कि दंगे को भड़काने में भी पूरा उनका हाथ है, जिनका रिकॉर्ड में कोई अता पता नहीं है। सरकार को पता ही नहीं है कि यहाँ इस नाम का कोई व्यक्ति भी रहता है, कितने लोग रह रहे हैं बाहर से आके। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के जो घरों पर, निवासों पर जो कार्रवाई की गई उसको गलत बता रहे हैं आप। और साथ ही जिन लोगों ने उनको शरण दे रखी थी, जिन्होंने उनको शरण देकर देश को तोड़ने की साजिश में हाथ बढ़ाया, उन लोगों को कैसे सही बता सकते हो? नहीं, मैं उसको किसी भी सूरत में सही नहीं बता सकता और ना बता रहा हूँ। और रोहिंग्यों का जिक्र अभी आया है, पहले था दंगों की बात है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इन रोहिंग्यों को कई बार इधर से उधर खदेड़ दिया जाता है, इनकी लिस्ट बनानी चाहिए। आज जो रेशो है हमारे भारत की, जो प्रजनन जो रेशो है, जो पैदावार है, जो बच्चे पैदा होते हैं, उसकी जो पैदावार है उस संख्या से 40% ज़्यादा जितने पैदा हुए उससे 40% आबादी बढ़ गई पिछले 10 साल में। वो 40% आबादी का, टोटल आबादी का नहीं, जो प्रजनन उसका, तो वो 40% कहाँ से आ गए? वो घुसपैठ हुई है। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके और सीमाओं से वापस खदेड़ना चाहिए। ये क्राइम को बढ़ावा देंगे, ये देश की एकता और अखंडता पर खतरा है, देश की सुरक्षा पर भी खतरा है जी। तो ऐसे लोगों के मकान तोड़ने नहीं, बल्कि इनको जो क्राइम किया है उनको जेलों में डालो, बाकी उनके परिवारों को लिस्ट बना के और वापस भेजो जहाँ से आए वहाँ, और जहाँ मर्जी जाए। लेकिन हमारे इस देश के लिए शरण सतली नहीं है। जो भी शरणार्थी होता है, जिस देश में दंगे होते हैं, भारत में घुस जाते हैं आके। तो मैं इस पक्ष में तो ये बिल्कुल सख्त कदम उठाना चाहिए सरकार को और इसको वापस खदेड़ना चाहिए।
जी चलो प्रधान जी, आखिर में एक सवाल रहेगा हमारा। जिस प्रकार आपने पूरा ठीकरा बीजेपी के सिर पे फोड़ दिया, आप कहते हैं कि इन की साजिश, और कहीं ना कहीं बीजेपी ने आज तक सख्त कदम को नहीं उठाए, कोई अच्छी कार्रवाई तरीके से, अच्छे तरीके से कार्रवाई नहीं की, ठोस तरीके से कार्रवाई नहीं की, उसका ये परिणाम जो है आज निकल के सामने आया वो है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर आने वाले समय में आपकी सरकार बन जाती तो आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे, क्या कार्रवाई होगी? नहीं, जब हमारी सरकार का गठन होगा ना, और जिस दिन सरकार का शपथ समारोह होगा, उस दिन चेतावनी दे दी जाएगी कि अपराधियों के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई स्थान नहीं है, और जो इस तरह के भाईचारे को तोड़ने का काम करते हैं ऐसे लोगों के लिए भी कोई जगह नहीं है। और अब ऐसे चौटाला की ये तो समूचे भारत में और हरियाणा में चल रही है कि अब यही सत्य है, और जो कहता है वो करके दिखाता है। और उसने सार्वजनिक मंचों से ये घोषणा भी कर दी है कि अपराधियों के लिए हरियाणा प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी बातचीत। धन्यवाद पत्रकार महोदय। तो ये हमारे साथ नरेश शर्मा बादली से बने हुए थे, जिन्हें प्रधान कहते हैं ज़्यादातर लोग प्रेम से। प्रधान नरेश जी तो खास बातचीत की नू मेवात के मामले पर, खुलकर अपने विचार रखे हैं। और जहाँ तक हमें जानकारी है, अब तक सत्ताधारी पार्टी के नेताओं द्वारा भी इतने जो खुलकर विचार नहीं रखे गए हैं। जिस प्रकार इन्होंने अपने विचार रखे, बिल्कुल जो है अलग तेवर, जिस प्रकार हमने शुरुआत में बताया था कि सबसे बेबाक नेताओं में जाने जाते हैं, तो उसी प्रकार बेबाकी से अपनी राय रखी इन्होंने। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में राय जरूर दे दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।